हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है ताकि हम उसमें फुल मार्क्स स्कोर करें और साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। सो गाइस, बात करें आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें मनी क्रिएशन को एक्सप्लेन करने किस तरीके से कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है। अब हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और उसमें मेंशन कर दे कि भाई इतना LRR होगा, इतनी इनिशियल डिपॉजिट होगी, फिर तुम्हें मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे सिंपल बोला है भी कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है तो तुम अपनी मर्जी से इनिशियल डिपॉजिट और LRR मान के इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, तो देखते हुए किस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले तुम डिफाइन करोगे भाई कि मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, किस तरीके से कमर्शियल बैंक क्या करती है, क्रेडिट को क्रिएट करती है। सो गाइस, बात करें मनी क्रिएशन की तो मनी क्रिएशन क्या है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज मैनी टाइम्स मोर देन द डिपॉजिट रिसीव बाय बैंक्स। कि थ्रू द मनी क्रिएशन यहाँ पे क्या करती है कमर्शियल बैंक, अपने डिपॉजिट को इतने टाइम्स, मैनी टाइम्स क्या कर लेती है, क्रिएट कर लेती है अपने इनिशियल डिपॉजिट से। उसको हम थ्रू दिस न्यूमेरिकल एग्जांपल समझेंगे कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करती है, किस तरीके से वो क्रेडिट क्रिएट कर पाती है अपने इनिशियल डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा क्रिएट कर पाती है। अब कितने टाइम क्रिएट करेगी वो तो भाई डिपेंड करता है हमारा मनी मल्टीप्लायर पे, कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है हमारा 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशो। उसको गाइज अभी हम समझेंगे इस न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू। सो गाइज, बात करें ये तो पता ही है भाई कि जब भी हम कुछ चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो अजम्पशन लेके चलते हैं, और अजम्पशन यहाँ पर भी है क्योंकि जब तक ये अजम्पशन तुम मेंशन नहीं करोगे ना तब तक तुम इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि अजम्पशन हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 2 अजम्पशन लेके चल रहे हैं, उन दोनों अजम्पशन को तुम लिख के आओगे एग्जाम में। सो गाइस, बात करें अजम्पशन क्या है। द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट टर्म एज बैंक। कि भाई कमर्शियल यूनिट जो है, पूरा एंटायर कमर्शियल यूनिट है, उसको हम एक बैंक मान रहे हैं। ठीक है, कि अलग अलग हम उसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे, हम मानकर चल रहे कि भाई सारे कमर्शियल यूनिट क्या है, सिर्फ एक है, बैंक को लेकर चल रहे हैं हम सीधा। ठीक है, देन सेकेंड अजम्पशन क्या आती है हमारी, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी रूटेड थ्रू द बैंक्स। कि जितनी भी रिसीव्ड या पेमेंट होगी, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी, बैंक के थ्रू होगी। क्योंकि जब तक बैंक के थ्रू होगी नहीं तो किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन को, नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि भाई जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, रिसीव्ड या पेमेंट होगी, वो थ्रू बैंक ही होगी, बैंक के अलावा नहीं हो सकती है। एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना कि बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन हो, बट मनी क्रिएशन को समझना है, मनी मल्टीप्लाई को समझना है, तो हम मानकर चलेंगे भी सारी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होगी, बैंक के थ्रू होगी। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम मानकर चल रहे हैं क्योंकि हमें मेंशन नहीं है कि भाई कितना LRR लेना है, कितना इनिशियल डिपॉजिट लेना है, तो हम खुद से एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम मानकर चल रहे हैं कि LRR क्या है, 10% है, कि लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है कि RBI LRR क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, जिसके अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ फ्रैक्शन क्या करना पड़ता है, अपने पास एज अ रिजर्व रखने पड़ता है। ठीक है, अब LRR के अंदर CRR और SLR होता है, उसको हम बाद में डिटेल में देख लेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ LRR की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो LRR की बात करें तो यहाँ पे हम मानकर चल रहे हैं कि भाई ये क्या है, 10% है। अब इनिशियल डिपॉजिट की बात करें वो भी हम लेकर चल रहे हैं भाई 1000 है। अब देखेंगे भाई कि बैंक किस तरीके से इस इनिशियल डिपॉजिट को 1000 रुपीज को कितने टाइम्स क्या करता है, क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएट कर पाता है। तो समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। डिपॉजिट ले रहे हैं हम इन रुपीज में, लोन ले रहे हैं हम इन रुपीज में, कैश रिजर्व ले रहे हैं हम इन रुपीज में, और LRR क्या होगा, 10% होगा। मतलब जितना भी डिपॉजिट होगा उसका 10% कमर्शियल बैंक या बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या रखेगा, अपने पास रिजर्व रखेगा। सो गाइस, बात करें कि इनिशियल डिपॉजिट, सबसे पहला जो डिपॉजिट आया बैंक के पास वो 1000 रुपीज आया। अब इस 1000 रुपीज का 10% बैंक को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। तो बैंक ने क्या करा भाई, 1000 का 10% कितना होता है, 100 रिजर्व रखा, और बाकी का जो अमाउंट बचा उसको क्या कर दिया, लोन प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो कि कमर्शियल बैंक क्यों सिर्फ कुछ ही अमाउंट, कुछ फ्रैक्शन ही डिपॉजिट का अपने पास रिजर्व रखता है। क्यों रखता है,
क्योंकि कमर्शियल बैंक को पता है भाई कि सारे के सारे डिपॉजिटर जो हैं एक ही टाइम पे और सारा का सारा पैसा निकालने नहीं आएंगे, और नई नई डिपॉजिट तो बैंक के पास आती ही रहती है, तो वो ईजिली जो है जो डिपॉजिटर होंगे उनकी नीड को मीट कर पाएगा। तो इसलिए सिर्फ वो कुछ फ्रैक्शन रखता है और बाकी के अमाउंट को लोन दे देता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक कहाँ से प्रॉफिट अर्न करेगा, लोन दे के ही तो इंटरेस्ट आएगा और वहीं से वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट का रिजर्व रखेगा जो भी आरबीआई ने फिक्स कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन बाकी का अमाउंट क्या दे देगा, लोन दे देगा। अब क्योंकि यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारी ट्रांजैक्शन थ्रू द बैंक होगी, बैंक के थ्रू होगी, तो यहाँ पे जब कमर्शियल बैंक की बात करें, जब बैंक क्या देगा, लोन देगा, तो बोरोअर का अकाउंट ओपन करेगा बैंक में और फिर उसके अमाउंट को उसमें डाल देगा। अब बोरोअर जब भी चाहे उसमें से पैसा निकालेगा और पेमेंट कर देगा जिसको भी करनी होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही होगी, बैंक के अलावा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर बैंक के अलावा होगी तब हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? अब जब कमर्शियल बैंक ने क्या करा भाई, 900 का लोन दिया बोरोअर को, तो उसके नाम पर अकाउंट ओपन करा। अब बोरोअर ने क्या करा, मान लो 900 का कंप्लीट अमाउंट, सारा का सारा अमाउंट वहां से निकाल लिया, ठीक है, और किसको दे दिया, जिसको भी उसे देना था। अब जिसको भी उसने पेमेंट करी, जिसने भी उस पेमेंट को रिसीव करा, वो कहाँ रिसीव करेगा उस पेमेंट को, बैंक में रिसीव करेगा, ठीक है। तो बोरोअर ने मान लो कि चेक बना के दिया, अब चेक कहाँ पे डालेगा, वो बैंक में जाके डालेगा, और वो डिपॉजिट कहाँ आएगा, बैंक के अंदर आएगा, डिपॉजिटर के बैंक के अंदर आ जाएगा, ठीक है, जो भी उसको रिसीव करेगा। तो यहाँ पे दोबारा से क्या होगा, जितना अमाउंट का लोन दिया था बैंक ने, वो नई डिपॉजिट बन के बैंक के पास आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब जो हमारे राउंड 1 में बात करें, डिपॉजिट कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। क्लियर हुआ? ये प्रोसेस समझ में आया कि बैंक क्या करेगा, जितना भी लोन अमाउंट देगा बोरोअर के नाम पे अकाउंट ओपन करेगा और उसमें पैसा डाल देगा जितना भी लोन का अमाउंट होगा। बोरोअर क्या करेगा, उस अमाउंट को निकाल सकता है या फिर चेक के थ्रू क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। अब जो भी उस पेमेंट को रिसीव करेगा वो कहाँ रिसीव करेगा, बैंक के पास रिसीव करेगा। तो बैंक के पास एक नई डिपॉजिट आ जाएगी जो कि क्या होगी, लोन के अमाउंट के इक्वली होगी, ठीक है, क्योंकि हम मानकर चल रहे बोरोअर ने सारा का सारा लोन अमाउंट निकाल लिया है, ठीक है। तो भाई राउंड 1 में क्या आ गई, 900 की नई डिपॉजिट आ गई बैंक के पास। अब इसका सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, LRR रखना पड़ेगा, क्योंकि हर डिपॉजिट पे 10% तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने फिक्स करा। अभी पापा बैंक का, पापा की बात तो सब मानेंगे ही, पापा की बात नहीं मानेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, है ना। तो 10% वो रखेंगे। इसका 10% कितना होता है 900 का, 90 उसने क्या रखा, अभी बैंक ने रिजर्व रख लिया, और जितना अमाउंट बचा, कितना बचा 810, वो क्या कर दिया, फर्दर लोन दे दिया। अब जिसको भी लोन दिया होगा, जो भी बोरोअर होगा, उसके नाम पर अकाउंट ओपन करा जाएगा। जिसको भी वो पेमेंट देगा, जो रिसीव करेगा उस पेमेंट को, वो अल्टीमेटली कहाँ आएगी, दोबारा से बैंक के पास आएगी। तो दोबारा से बैंक के पास राउंड 2 में कितना अमाउंट आ जाएगा भाई, 810 आ जाएगा। अब इसका 10% LRR रखना पड़ेगा 81, और जो अमाउंट बचेगा वो फिर फर्दर लोन दे देगा 729 का। फिर 729 अगेन क्या आ जाएगा, बैंक के पास आ जाएगा राउंड 3 में, और फिर इसका 10% क्या रखेगा, बैंक रिजर्व रखेगा 72.9, और बाकी का अमाउंट क्या दे देगा, लोन पे दे देगा 656.1। ये प्रोसेस गाइस चलता रहेगा। कब तक चलेगा इसको समझते हैं अब, कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम राउंड 3 तक इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करोगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, टाइम मैनेज करके भी चलना पड़ता है हमें एग्जाम में। तो 3rd राउंड तक एक्सप्लेन करना और बाकी लास्ट में टोटल लिखना। अब इस टोटल को किस तरीके से निकालेंगे वो मैं भी बताती हूँ। अब इनिशियल डिपॉजिट जो भी होगी ना, ये राउंड कब तक चलेंगे, जब तक चलेंगे जब तक कैश रिजर्व का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए। समझ में आया कि कब तक चलेगा ये प्रोसेस, जब तक कैश रिजर्व का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए, मतलब 1000 ना हो जाए इस केस में, ठीक है। क्लियर हुआ? अब कितने टाइम्स डिपॉजिट का क्रिएट होगा, कितना लोन देगा, ये कैसे निकालेंगे, ये हम थ्रू मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे। मनी मल्टीप्लायर को समझते हैं। मनी मल्टीप्लायर मेजर द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप एज रिजर्व। कि अब यहाँ पे क्या समझ में आता है मनी मल्टीप्लायर से, कि बैंक जो है अपने डिपॉजिट का कितना टाइम्स क्रेडिट क्रिएट कर पा रहा है, मनी क्रिएट कर पा रहा है, ठीक है, जब वो क्या रख रहा है, एक पर्टिकुलर रिजर्व भी अपने पास रख रहा है। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/LRR। अब हम यहाँ पे बात करें भाई कैसे निकलेगी, मनी मल्टीप्लायर की बात करते कैसे निकालेंगे। मनी मल्टीप्लायर हमें बताएगा भी कि जितना भी डिपॉजिट है उसके कितने टाइम्स बैंक ने क्या करा है, क्रेडिट को क्रिएट करा है। तो यहाँ पे बात करें 1
अपॉन LRR हम लेके चल रहे हैं 10%। तो गाइस बात करें 10% को मैं 10/100 लिख सकती हूँ, इसको काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो यहाँ पे हम LRR की वैल्यू रख सकते हैं 0.1, बिल्कुल रख सकते हैं। अब भाई पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, एक जीरो ऊपर आ जाएगी। तो 10 टाइम्स क्या होगा डिपॉजिट का क्रिएट करेगा बैंक, अपने इनिशियल डिपॉजिट का 10 टाइम्स क्रिएट करा उसने, क्योंकि अगर तुम डिपॉजिट को ऐड करोगे ना तो उसका टोटल कितना आएगा 10,000 आएगा, क्योंकि 1,000 का 10 टाइम्स कितना होता है 10,000, जिसमें से 1,000 क्या हो गया कैश रिजर्व का टोटल हो गया, तो बाकी का बचा 9,000 क्या दिया होगा लोन पे दिया होगा बैंक ने। समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे न्यूमेरिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर कैसे लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है उसके नोट्स में तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही रही हूँ, तो टेलीग्राम को तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइस बात करें इन जनरल मैं बता देती हूँ कि मनी मल्टीप्लायर और LRR में रिलेशन क्या होता है। बात करें हम मनी मल्टीप्लायर और LRR, जितना ज़्यादा LRR की वैल्यू होगी उतना कम मल्टीप्लायर होगा, मनी मल्टीप्लायर होगा, कि उतना जो है कमर्शियल बैंक कम क्रिएट कर पाएगा मनी को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया था भाई 10% है LRR, यहाँ पे हम 20% मान लेते हैं, ठीक है। तो 20% अगर हम मान के चल रहे हैं LRR को तो 20/100 लिख सकती हूँ मैं। यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो पुट करेंगे हम मनी मल्टीप्लायर में तो 1/LRR 0.2, वैल्यू आ जाएगी मेरी 5 टाइम्स। तो देखा जब हमारी 20% क्या है LRR है तो 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर हो रहा है, और जब 10% LRR था तो 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर क्रिएट हो रहा था। तो नेगेटिव रिलेशन होता है बेसिकली मनी मल्टीप्लायर और LRR में, कि जितना ज़्यादा LRR की वैल्यू होगी उतना कम मनी मल्टीप्लायर होगा, और जितना कम LRR की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा। एग्जाम्पल मैंने दे दिया भाई 20% जब LRR तो 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर हो रहा है, और जब 10% LRR है तो 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर हो रहा है, मतलब 10 टाइम्स बैंक जो है अपने डिपॉजिट का क्रिएट कर पा रही है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने बता दिया अभी कि डिपॉजिट क्रिएशन कम टू एंड, कब ये डिपॉजिट क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन खत्म होगा, जब टोटल कैश रिजर्व बिकम इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। जब क्या हो जाए तो कैश रिजर्व का टोटल इक्वल हो जाए किसके इनिशियल डिपॉजिट के। क्लियर हुआ? सो गाइज हमने बहुत ही डिटेल में समझा कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, किस तरीके से कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में तो सबसे पहले बताओगे भी मनी क्रिएशन क्या होता है, अजम्पशन जरूर बतानी है, जरूर बतानी है। देन बात करें इसको न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन करोगे। अब हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ पे तो बोल दिया भाई न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन करो, तो तुमने खुद से इनिशियल डिपॉजिट और LRR की वैल्यू मान के कर दिया सॉल्व, बट हो सकता है एग्जाम ने तुम्हें मेंशन कर दे भाई इतना इनिशियल डिपॉजिट है, इतना LRR है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना भाई इनिशियल डिपॉजिट लेना, LRR लिखना, इनिशियल डिपॉजिट का रिजर्व कर लेना, बाकी जो बचा लोन हो जाएगा, फिर वो लोन अगेन न्यू डिपॉजिट बन जाएगी, फिर उसका LRR रख लेना और फिर अगेन लोन दे देना। क्लियर हुआ? इस टेबल को एक्सप्लेन कर देना फिर, और फिर मनी मल्टीप्लायर बता देना भाई किस तरीके से कितना टाइम्स जो है बैंक क्रिएट कर पा रही है, क्रिएशन कर पा रही है, क्रेडिट क्रिएशन कर पा रही है। कब खत्म होगा ये? जब तक कैश रिजर्व का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल नहीं हो जाता। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।